नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने गुण संधि तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ठीक, तो देखते हैं कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है। वृद्ध रेचि है ना। वृद्ध संधि का जो सूत्र है वो है वृद्ध रेचि। अगर आप इस सूत्र को तोड़ेंगे तो इस रा का देखिए विसर्ग बन गया है ना। जब रा का विसर्ग बन जाएगा तो इधर क्या निकलेगा, वृद्धि बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, एच ही बच रहा है। अब जो ये आपका एच है ये आपका एच प्रत्याहार है। ठीक, एच प्रत्याहार में आपके यहाँ देखिए ए ओ आई और औ आते हैं। ये चार स्वर आपके एच प्रत्याहार में आते हैं और इसमें सप्तमी विभक्ति लगने से ये एच आपका एच ही बना हुआ है। ठीक, और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी बुक में जिन सूत्रों में उन्होंने सप्तमी विभक्ति लगाया है वे बाद में आते हैं। बाद में आने से मतलब है कि यहाँ पर पहले आत आएगा तब जाके एच आएगा। कहने का अर्थ कि जो प्रथम पद होगा उसमें प्रथम पद में आपका आत रहेगा, आ या आ रहेगा, और जो उत्तर पद रहेगा उसमें आपका एच आएगा। एच का मतलब ए ओ आई और औ। तो हम लोग सूत्र को पहले भली प्रकार से समझते हैं कि वृद्धि रेचि हमारा दो पदों से मिलकर बना हुआ है, वृद्धि और एचि। वृद्धि का मतलब क्या है, वृद्धि स्वर आपके कौन कौन से हैं। तो वृद्धि स्वर देखिए आपके कौन कौन से हैं। वृद्धि स्वर आपका बड़ा आ और आई और औ, ये तीन स्वर आपके वृद्धि स्वर हैं। और अगर गुण स्वर आपसे पूछा जाए कि गुण स्वर कौन कौन से हैं तो आप गुण संधि में पढ़ चुके हो कि ह्रस्व आ और ए ओ, ये आपके गुण स्वर हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं वृद्धि संधि में कि वृद्धि वर्ण आपके कौन कौन से हैं या वृद्धि स्वर आपके कौन कौन से हैं। तो बड़ा आ हो गया, आई हो गया और औ हो गया। तो सूत्र में आप वृद्धि को समझ गए कि वृद्धि क्या है। वृद्धि बड़ा आ, आई और औ है। उसके बाद एच क्या है, एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ आते हैं। अब इस वृद्ध सूत्र में ये जो वृद्ध संधि का सूत्र है इसमें पाणिनि ने गुण संधि से आत की अनुवृत्ति लिया है, आत पद को उधार लिया है। और आत का मतलब क्या है, आ या दीर्घ आ। तो अतः सूत्र क्या कहता है कि यदि आत के बाद में है ना एच आएगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि मैंने लिख दिया है कि सूत्र कहता है कि आत है ना, आत प्रत्याहार अर्थात आ या आ के बाद में एच प्रत्याहार मतलब कि ए ओ आई औ है ना। और यहाँ लिखे भी हैं कि देखिए कि इसमें एच प्रत्याहार में सप्तमी विभक्ति लगने से एच हुआ है, और जिन सूत्रों में सप्तमी विभक्ति लगा रहता है वे बाद में आता है। ठीक, तो एच आपका क्या है, ये यहाँ पर देखिए कि ए ओ आई और औ, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा है ना। आत के बाद एच आएगा तो वृद्धि हो जाएगा, ये तो सूत्र कहता है। आप वृद्धि को समझ गए। वृद्धि आपका बड़ा आ, आई और औ है। एच आपका ए आई ओ औ है। आत आपका आ या दीर्घ आ है। ठीक, तो इसको समझ गए और आप जान गए कि सूत्र में आपको वृद्धि और एच मिल रहा है, रा का बन गया है विसर्ग, आत की अनुवृत्ति लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दिया है मैंने कि वृद्धि संधि में गुण संधि से आत की अनुवृत्ति लिया गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको क्या ध्यान रखना है
है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आ या आ प्लस ए आई आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आ या आ प्लस ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सूत्र तो कह रहा है कि वृद्धि हो जाएगा, है ना। तो वृद्धि हो जाए तो बड़ा आ भी हो जाए, आई भी हो जाए और औ भी हो जाए। लेकिन अब ये क्या है, देखो आत है, आ या आ क्या है, आत है। और ये क्या है, एच है। और ये क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। वृद्धि में सिर्फ आय हुआ है ना। आ या आ के बाद ए आई आने से आय हुआ है, और यहाँ पर आ या आ के बाद ओ औ आने से औ हुआ है। तो क्यों हुआ है, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए दो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, दोनों में से जो आपको सरल लगे, है ना, उसी को आप अपने माइंड में रखिएगा। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये आपका ए स्वर है ये किन दो स्वरों के योग से बना हुआ है, ये पूछ लिया जाए कि ये स्वर आपका किन दो स्वरों के योग से बना हुआ है, तो आई जो आपका है ये आपका आ प्लस ए के योग से बना हुआ है। आ प्लस ए के योग से बना हुआ है ना। नहीं, ये हाँ ठीक, आ प्लस ए के योग से आपका क्या बना हुआ है, आई बना हुआ है। और ये आई आपका ये बना हुआ है। और आ प्लस ई बराबर क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है। और हम लोग देख किसको रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि आई हमारा किससे बना है। एक तो आप वर्णमाला में आप इसको पढ़ चुके हो, आप इसको ध्यान रखिए कि आ के बाद में जब ए आएगा तो आई होगा, है ना। पाणिनि ने क्यों कहा कि आत के बाद एच आएगा, मतलब आ या आ के बाद में ए आई आएगा तो आई होगा, क्यों कहा पाणिनि ने, है ना। और भी तो कुछ कह सकते थे, लेकिन भाई वर्णमाला में आप पहले ही देख चुके हो कि आ के बाद में ए आ रहा है तो आई हो रहा है, तो इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं रहा था, इसके सिवा और कोई कंडीशन बन ही नहीं रही थी। इसलिए पाणिनि ने कहा कि आ या आ के बाद में ए या आई आएगा तो आई होगा, है ना। एक चीज़ तो ये अपने दिमाग में रखिए। दूसरा क्या दिमाग में रखेंगे, यहाँ पर जो लिखा है ना, कि आ या आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ए या आई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, सॉरी कंठ तालु है ना। आ या आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और ए या आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है। तो जब यहाँ से कंठ वर्ण हटेगा और यहाँ से तालु वर्ण, कंठ तालु वर्ण हटेगा, तो उसके स्थान पर कंठ तालु आई आएगा। एक तो ये कारण है, उच्चारण स्थान में समानता के कारण जो आ का अत्यधिक निकट वाला होगा। अब देखो ये तो है कंठ का, ठीक, और इसका है कंठ तालु, तो कंठ का तो निकट वाला है ही, लेकिन इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। और वृद्धि संज्ञक वर्ण जो आपका ये औ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है ना। तो उच्चारण स्थान में समानता नहीं है, अधिक निकटतम ये है, आई है ना। इसलिए आ के बाद में जब आई आएगा, ए आएगा या आई आएगा तो आई हो जाएगा। तो आप लोगों ने दो तरीका देखा, एक तो ये याद रख सकते हैं कि आई स्वर जो आपका बना हुआ है ये आ प्लस ए के योग से बना हुआ है, इसीलिए यदि आ के बाद में ए या आई आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण ही इसी से हुआ है।
एक तो ये याद रखेंगे, दूसरा क्या याद रखेंगे, दूसरा नियम याद रखेंगे तो आपको उच्चारण स्थान भी याद रहेगा कि आ या आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ए या आई का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। तो कंठवर्ण अपने स्थान से जाएगा और कंठ तालुवर्ण अपने स्थान से जाएगा, तो दोनों के स्थान में कंठ तालुवर्ण आ जाएगा। अगर कंठवर्ण आ जाएगा तो कंठवर्ण आ को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो एक कंठ तालु है इसको समस्या होगी। आप देखते हैं कि जैसे किसी की प्रॉपर्टी रहती है तो उसका जो सबसे नज़दीक वाला व्यक्ति होता है वही जाके उस पर अपना अधिकार जमाता है और वह अपने तर्क भी देता है कि भाई इस कारण से ये संपत्ति मेरी होनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दो तर्क आपको दिया जा रहा है कि आई होने के दो रीजन हैं, है ना। आई होने के दो कारण है। पहला कारण तो है कि इसका निर्माण ही आ प्लस ए के योग से हुआ है, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है और इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है और इसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अतः ये अपने स्थान से जाएगा, ए अपने स्थान से जाएगा तो कंठ तालुवर्ण आई आ जाएगा। कंठ ओष्ठ नहीं आ सकता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, इसलिए औ नहीं आ सकता है। ये भी नहीं आ सकता है क्योंकि इसका उच्चारण सिर्फ कंठ है और इसलिए ये नहीं आ सकता, और इसलिए ये नहीं आ सकता कि इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। आई इसलिए आ सकता है कि इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है। ठीक, अब आप देखिए कि इसका तो काम पूरा हो गया है ना। अब आपका ये बचा हुआ है और औ बचा हुआ है। अब देख लीजिए कि यहाँ देखिए कि ये तो है आपका आत, है ना, ये तो है आपका आत और ये क्या है, ये है एच। एच में दो स्वर आए हैं, ओ और औ आया है। तो आत के बाद में एच आएगा तो औ हो जाएगा, है ना। अब देखो औ क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है कंठ और इसका उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, इसलिए कंठवर्ण अपने स्थान से जाएगा और ओष्ठवर्ण अपने स्थान से कंठोष्ठवर्ण अपने स्थान से जाएगा, तो दोनों की जगह पर कंठोष्ठ हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा वही आपका है, वही उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसको भी समझिए, दो तर्क, और वही इसमें भी तर्क है कि जो ये आपका औ बना है ना, ये जो आपका औ स्वर है, ठीक, ये किन दो स्वरों के योग से बना हुआ है। देखिए कि जो आपका औ है ये किन दो स्वरों के योग से बना हुआ है ना। आप हिंदी वर्णमाला की क्लास देखेंगे दिनकर स्टडी पॉइंट पर, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है। लेकिन आप क्या करते हैं, पिछली क्लास एक बार पढ़ लिए, फिर 2-4 महीने के लिए फुर्सत हो जाते हैं तो वो सब भूल जाता है ना। इसलिए अब संधि समझ रहे हैं तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। अब आप देखिए कि जो औ है ये आ प्लस ओ के योग से बना हुआ है। आ प्लस ओ बराबर क्या बना हुआ है, औ बना हुआ है ना। वर्णमाला में जब पाणिनि ने पहले ही कह दिया कि जो हमारा संयुक्त स्वर औ है ये आ प्लस ओ के योग से बना हुआ है, तो जब संधि हो रही है तो बताओ औ के सिवा और कोई वर्ण यहाँ आ सकता था,
लिख सकते थे? पाणिनि लिख ही नहीं सकते थे, नहीं तो कोई और भी वर्ण लिख देते, कोई भी स्वर लिख देते, लेकिन वो लिख देते तो किस कारण से लिख देते? उनके पास तर्क ही नहीं था कि हाँ इसके सिवा और भी कुछ हो सकता है ना। तो आप इसको याद रखेंगे कि भाई आ प्लस ओ से औ बना है, अतः आ के बाद में जब ओ या औ आएगा तो बनेगा क्या? औ बनेगा। ठीक। और दूसरा तर्क आप ये दे सकते हैं कि आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओ या औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। अतः जब कंठ वर्ण और कंठ ओष्ठ वर्ण अपने स्थान से जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी जगह पर कंठ ओष्ठ वर्ण औ आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है? आ है ना कंठ का, और ओ कंठ ओष्ठ का है, और दोनों के स्थान पर जो औ होगा ये भी कंठ ओष्ठ वर्ण है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक दो उदाहरण दिया गया है। जैसे शब्द दिया गया है माँ प्लस एवं। अब आप बताइए कि माँ में ये जो है दीर्घ स्वर ये क्या है? ये आपका है आत, है ना। आत में आपके हृष्य दीर्घ आते हैं, तो यहाँ से दीर्घ आ इसमें आ गया है। और जो ये एवं है ये आपका है ए चिका ए है ना। यहाँ देखिए ए चिका ए है, और जब आ के बाद में ए आएगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, है ना। ये आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है कंठ और इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, और जब कंठ वर्ण और कंठ तालु वर्ण अपने स्थान से जाएंगे तो वृद्धि संज्ञक वर्ण आई आएगा, क्योंकि इसका भी उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि आई जो स्वर है ये आ प्लस ए के योग से बना हुआ है, इसलिए दोनों के स्थान पर आई होगा। ये कारण हो गया। ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसको आ को हटा देंगे तो माँ हमारा हलंत हो जाएगा, है ना। आ को जैसे ही हमने बाहर किया तो माँ हमारा ऐसे हलंत हो जाएगा। और आगे क्या दिया गया है? एवं दिया गया है ना। तो हमने आ और ए के योग से बनाया है। आए बनाया क्या है? वो बना ही है, क्योंकि आ प्लस ए के योग से ही ए बनता है। तो यहाँ से हम इसको भी हटा दें। अब यहाँ पर वा और मा बचा हुआ है, आई स्वर बचा है और माँ हलंत बचा है। अब यहाँ देखिए माँ लिखेंगे हलंत, है ना, और उसमें जब आई को शामिल करेंगे तो हलंत हट जाएगा और इधर वा और माँ बचा है। ठीक। अब देखिए हमारे पास शब्द है सदैव, है ना। शब्द क्या है? सदैव। इसका विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव। इसको यहीं से आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने गुण संधि में बताया, दीर्घ संधि में बताया कि जहाँ पर आपका स्वर रहेगा संधि वहीं से टूटती है। तो अब बताइए कि आई स्वर आपका दा पे लगा हुआ है ना, तो संधि आपकी यहीं से टूटेगी। अब यहीं से आई को जब अलग करेंगे तो इधर आपका क्या बच रहा है? इधर आपका बच रहा है ये देखो सद, ऐसे हलंत वाला बच रहा है। ठीक। और आपने आई को जब अलग कर लिया तो इधर क्या बच रहा है? ये देखो आई को आपने अलग कर लिया, अब सिर्फ क्या बच रहा है? वा बच रहा है। ठीक। अब आप जानते हैं कि ये जो आई है ना, ये वृद्धि संज्ञक आपका आई बना कैसे है? इधर क्या होना चाहिए? आ या दीर्घ आ होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए? ए या आई होना चाहिए, है ना। प्लस योग किससे होना चाहिए? ए या
ऐसे होना चाहिए। ठीक, तो भाई अब इधर या तो आप ह्रस्व आ लगाइए या तो दीर्घ आ लगाइए। नियम तो दोनों सही, नियम तो आपका सही ही रहेगा, चाहे आप ह्रस्व लगाएं और चाहे दीर्घ लगाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ह्रस्व लगाते हैं तो वो वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा, क्योंकि सद जो आपका है वो दो ही तरह, सद आपका या तो ऐसे हलंत रहेगा, है ना, तब सही होगा, और या फिर सादा रहेगा तब सही होगा। ठीक, और सद अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे, सदा करेंगे, है ना, और यहाँ क्या करेंगे, एव करेंगे, क्योंकि इधर एच रहेगा तभी जाकर आई होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो सिर्फ शब्द दिया है और उसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी संधि है, विकल्प में आपके 4 दिए हुए हैं, सदा प्लस एव दिया है ना, या सद प्लस एव दिया है, या सदा प्लस आयु दिया है, इस तरह का कुछ भी मान लीजिए आपको विकल्प दिया है, आप शब्द से ही ऐसे सही सही तोड़ सकते हैं। भाई आय को निकाल लेंगे तो इधर दा हलंत हो जाएगा, जब आय को निकालेंगे तो इधर क्या होगा, आपका जो दा होगा वो हलंत हो जाएगा, और उसके बाद इधर आपका सिर्फ वा बचेगा। आप जान रहे हैं कि आई होने के लिए इधर आत होना चाहिए, आया आ होना चाहिए, और इधर एच ही होना चाहिए, ए या आई होना चाहिए, तो वही आप लिख दीजिए। बस वर्तनी को ध्यान में रखते हुए कि वर्तनी आपकी अशुद्ध ना होने पाए। उस अशुद्ध कैसे नहीं होगी कि या तो आप यहाँ पर भाई ह्रस्व आ लिखेंगे या दीर्घ आ लिखेंगे, तो ह्रस्व लिखेंगे तो वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए आपको दीर्घ लिखना पड़ेगा, सदा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ए लिखना पड़ेगा, आई लिखेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, बाकी नियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, नियम तो आपका कह ही रहा है कि चाहे ह्रस्व या दीर्घ आ हो और चाहे ए या आई हो, बनेगा क्या, आई बनेगा, है ना। अब उसी प्रकार देखिए, मान लीजिए आपको शब्द दिया रहे कि लता प्लस ऐशा, है ना, तो अब आप इसको जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर है आ और ये क्या है, आत का आ है, और ये जो ऐशा में ए है ये क्या है, एची का आपका ए है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब लता में से आप आ को हटा दीजिए, ता आपका हलंत हो जाएगा और इधर सिर्फ सा बचेगा, फिर उसी ता पर आई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा लतैसा हो जाएगा। एक उदाहरण आप देख लीजिए ओ का, है ना, ओ का देख लीजिए, फिर इसके आगे हम और भी ढेर सारे उदाहरण बोर्ड पर बताएंगे। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए शब्द दिया है परम, है ना, परम प्लस क्या है, ओ जस्वी। ठीक, परम प्लस क्या है, ओजस्वी है। अब परम के माँ में क्या है, आ है, इधर क्या है, ओ है ना, और जब दोनों मिलेंगे, ये भाई कंठ का, एक कंठ ओष्ठ का, और जब दोनों आपस में, दोनों में जब संधि होगी, दोनों अपने स्थान से हटेंगे तो इनकी जगह कंठोष्ठ औ आ जाएगा, है ना, ये औ आ जाएगा। ठीक, तो अब परम में जो माँ है ये आपका हलंत है ना, क्योंकि भाई आ को निकाल लिया है, तो ये आपका, ये देखिए परम। ठीक, ये अब माँ मान लीजिए हलंत है, अब औ जब इसमें लगाएंगे, हम औ करेंगे तब ये हलंत हट जाएगा, तो ये हो जाएगा परमौ, है ना। अब वो से तो आपने औ बना लिया, ओ और आ से, तो यहाँ जस्वी बचा है। अब इसी के आगे आप जा लिख दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं जस्वी, हो गया, है ना, परमौजस्वी। ठीक, इसके आगे हम लोग और उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।